स्वागत है सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़। इसमें हम आपको 35 क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें जीके के क्वेश्चन शामिल होंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख ले। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है PYQ की सीरीज़, जिसने वो नहीं देखी है वो भी देखिए, क्योंकि ये सभी आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें हम 35 प्रश्नों में जीके, जनरल साइंस, एमपी जीके, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री आदि के क्वेश्चन शामिल है, इसीलिए इसे देखिए। तो आइए देखते हैं, हम प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इस ग्रंथ की रचना की थी चंदबरदाई ने। इसकी रचना की थी चंदबरदाई ने। एक सेकेंड, चंदबरदाई ने। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं हम। पृथ्वीराज रासो यह पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, और इसमें विजयी हुए थे चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। राजतरंगिणी जो है कल्याण की रचना है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। अकबर का शासनकाल चित्रकला का विकास जहांगीर के समय और स्थापत्य का विकास शाहजहां के समय हुआ। चित्रकला का विकास किसके समय हुआ? जहांगीर की। और स्थापत्य का विकास हुआ शाहजहां के समय। अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ये अकबर के समकालीन कवि थे। जफ्ती प्रणाली, अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से इस राजस्व प्रणाली को लागू किया था। मुगल भाषा, जो मुगलों की आधिकारिक दरबारी भाषा थी, वह फारसी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की ओर लौटो किसका नारा? ये नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और वो 1875 में बम्बई में। सत्यार्थ प्रकाश यह दयानंद सरस्वती का प्रमुख ग्रंथ है। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। आत्मी सभा, इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और वो की थी 1828 में। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। पहले और अंतिम भारतीय राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और ब्रिटिश के थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत में कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क शासक था कुषाण वंश का। अब देखते हैं, कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर और मथुरा थी। शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। बौद्ध परिषद, चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी। गांधार कला, कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ। चरक, ये कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिन्होंने क्या लिखी थी? चरक संहिता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाग 3 मौलिक अधिकार को। इसके फैक्ट देखते हैं, मैग्ना कार्टा यह 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में नागरिकों को दिए गए अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज था। मौलिक अधिकार ये न्याय संगत है और इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी ये गैर न्याय संगत है, जो कि भाग 4 में निहित है। नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 5 संघ, इसमें राष्ट्रपति, संसद और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 17 में। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसके, अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद नंबर 32 है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। कहा है किसने? कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक लेखा समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। इसके फैक्ट देखते हैं, सदस्य विभाजन, इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्ष दल का सदस्य होता है। नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कार्य, यह समिति केग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। और प्राक्कलन समिति इसमें केवल 30 सदस्य होते हैं और वे लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके पहले कुछ फैक्ट देखते हैं हम। पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सबसे पहले उप मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर सॉरी। पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य में राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो दिए गए में क्या नहीं होती है? उसके पास मृत्युदंड माफ करने की शक्ति नहीं होती है। यह शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। तो राज्यपाल के पास मृत्युदंड माफ करने की शक्ति नहीं होती है। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। मृत्युदंड माफ करने की शक्ति यह केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है और अनुच्छेद नंबर 72 के अनुसार। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, यह कानून के तहत सजा को निलंबित या कम कर सकते हैं। राज्यपाल का अध्यादेश, यह अनुच्छेद 213 के तहत जारी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति।
राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? भारत में दक्कन का पठार बना है आग्नेय चट्टानें या बेसाल्ट से। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। दक्कन ट्रैप जो है यह ज्वालामुखी विस्फोट से निकले बेसाल्ट लावा के जमने से बना है। मिट्टी दक्कन के पठार की मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा श्रेणी यह पठार के उत्तर में स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन युग की चट्टानें हैं। अरावली पर्वत जो है यह विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय मानक समय के बीच कितना अंतर होता है? ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय मानक समय के अंतर होता है 5 घंटे 30 मिनट का। IST रेखा यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। गुजरने वाले राज्य है IST रेखा भारत के 5 राज्यों से यूपी, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि यह 180 देशांतर पर है। एक देशांतर पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत का देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं ज्वारी या मैंग्रोव वन। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। सुंदरवन यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए हैं। जीव यह रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। मैंग्रोव वन ये खारे पानी को सहने की क्षमता रखते हैं और तटीय क्षेत्रों को तूफानों से बचाते हैं। पर्णपाती वन ये वन शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। एशियाई शेर ये केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन? शुक्र को। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त तथ्य देखते हैं। जुड़वा बहन का कारण है आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होना। सबसे गर्म ग्रह शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा। घूर्णन शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। सबसे छोटा ग्रह है बुध और वलय वाला ग्रह है शनि। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। एंडीज पर्वत यह लगभग 7000 किलोमीटर लंबा है। सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वत की एकोंकागुआ। रॉकी पर्वत यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हिमालय यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला है। नवीनतम मोड़दार पर्वत हिमालय और एंडीज दोनों ही नवीनतम मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। एनडीसी का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। योजना आयोग इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। नीति आयोग इसे 2015 में योजना आयोग और एनडीसी की जगह स्थापित किया गया। नीति आयोग यह एक गैर संवैधानिक और गैर
सांविधिक निकाय है, केवल एक थिंक टैंक। अगला प्रश्न है, सेवा कर किस प्रकार का कर है? तो सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। इसके फैक्ट देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जैसे जीएसटी। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जिसका भार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जैसे कि आयकर, निगम कर आदि। जीएसटी इसने भारत में अधिकांश अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है। निगम कर यह एक कंपनियों के लाभ पर लगाए जाने वाला कर है। मुद्रास्फीति का प्रभाव यह मुख्य रूप से निश्चित आय वाले व्यक्तियों को प्रभावित करती है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? तो गाडगिल योजना कहा जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। इसके फैक्ट देखते हैं। तीसरी योजना का लक्ष्य कृषि और उद्योगों का संतुलित विकास। तीसरी योजना असफल हुई थी और असफलता का कारण था भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 के कारण यह असफल हुई थी। पहली योजना थी यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी योजना जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया था इसने। चौथी योजना थी यह अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। मुद्रा आपूर्ति के मापक। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मौद्रिक नीति समिति यह रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो दर आदि जैसे दरों को निर्धारित करती है। सरकारी व्यय यह भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ट्रेजरी बिल यह अकाल्पनिक सरकारी प्रतिभूतियां हैं। हम जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह किया गया था सन 2006 में। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को FSSA भी कहते हैं। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस अधिनियम को लागू करने वाली नियामक संस्था है। FSSAI का मोटो सुरक्षित भोजन बेहतर जीवन, कृषि लागत और मूल्य आयोग यह न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। MSP यह वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों को फसल खरीदने को तैयार रहती है। भारतीय खाद्य निगम यह अनाज के भंडारण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क ज्वर रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क ज्वर रोग जो होता है वो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। इसका कारण दिया हुआ है। यह रोग बैक्टीरिया या वायरस दोनों से होता है। मस्तिष्क का भार यह शरीर के कुल भार का लगभग 2% होता है। सेरेब्रम यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो बुद्धि और याददाश्त को नियंत्रित करता है। गुर्दा या किडनी इसका मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना है। हेपेटाइटिस यह वह रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक संबंधित है संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय प्रजातियों से। इसके फैक्ट देखते हैं। जारीकर्ता यह पुस्तक IUCN द्वारा जारी की जाती है। IUCN का मुख्यालय है ग्लैड, स्विट्जरलैंड में। बाघ यह IUCN की सूची में लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल है। डोडो यह एक विलुप्त हो चुका पक्षी है मॉरिशस में।
प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज के लिए किस नोबल गैस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? रेडान का। अब इसके कुछ फैक्ट देखेंगे। रेडान यह एक रेडियोधर्मी नोबल गैस है। कोबाल्ट 60 इसका उपयोग भी कैंसर के उपचार में किया जाता है, रेडियोथेरेपी में। कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। नोबल गैस है, ये आवर्त सारणी के समूह 18 में स्थित है। सूर्य की ऊर्जा इसका मुख्य स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली ने। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आर्कमिडीज का सिद्धांत जो है उत्प्लावन बल से संबंधित है। भाप इंजन इसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे आइजैक न्यूटन ने। बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था सर थॉमस एल्वा एडिसन ने। ट्रांसफार्मर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। जिप्सम इसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। पीओपी का उपयोग किया जाता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने और मूर्तिकला में किया जाता है। चूना पत्थर इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। शुष्क बर्फ यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो यह हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड या साइनेट। इससे कुछ फैक्ट देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 2084 की रात को, और यह त्रासदी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने में हुई थी। इसका प्रभाव है विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह त्रासदी के बाद 1986 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में हीरा मुख्य रूप से पाया जाता है पन्ना जिले में। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। हीरा या कार्बन का शुद्धतम रूप है। मझगांव खदान यह पन्ना में स्थित और एशिया की सबसे बड़ी हीरे की खदानों में से एक है। तांबा जो है यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की महानदी खदान में पाया जाता है। मैग्नीज यह मुख्य रूप से बालाघाट जिले में पाया जाता है। चूना पत्थर यह कटनी जिले में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बना बांध किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है खंडवा जिले में। इसके फैक्ट देख लेते हैं। ओंकारेश्वर यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इंदिरा सागर बांध यह नर्मदा नदी पर खंडवा और देवास की सीमा पर स्थित है। महेश्वर बांध है यह खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिले से होता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? कालिदास सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। इसके फैक्ट देखते हैं। कालिदास सम्मान यह शास्त्रीय संगीत, रंगमंच, रूपंकर कलाकारों और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
तानसेन सम्मान यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तुलसी सम्मान दिया जाता है लोक कला के क्षेत्र में। इकबाल सम्मान दिया जाता है उर्दू साहित्य के रचनात्मक लेखक के लिए। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद यह साहित्य गतिविधियों के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में साहित्य उत्सव आयोजित किया जाता है? साहित्य उत्सव आयोजित किया जाता है भोपाल में। इसके कुछ फैक्ट देखेंगे। भोपाल यह मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी और झीलों की नगरी भी है। भारत भवन यह भोपाल में स्थित एक बहुकला केंद्र है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1982 में। उज्जैन यहाँ हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। तानसेन समारोह यह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहते हैं? इंदौर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? धूपगढ़ स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर। इसके भी कुछ फैक्ट देखते हैं। धूपगढ़ की ऊंचाई है लगभग 1350 मीटर। यह स्थान धूपगढ़ जो है पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो कि होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में स्थित है। विंध्याचल श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, गुडविल पीक। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कि राजस्थान में स्थित है। सतपुड़ा का विस्तार है यह राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणियों में है। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई मध्य प्रदेश में? तो यह हुई थी 1956 में। इसके फैक्ट देखते हैं। भारत में प्रथम योजना 1951 से शुरू हुई। लेकिन मध्य प्रदेश में शुरुआत कब हुई इसकी? 1956 में। इसलिए एमपी की पहली योजना 1956 में हुई थी क्योंकि एमपी का गठन हुआ था 1956 में। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। पहली योजना का ध्यान मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई पर था। नर्मदा घाटी योजना यह योजना के दौरान शुरू हुई थी। यह इसी योजना के दौरान शुरू हुई थी। चंबल घाटी परियोजना यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराजा छत्रसाल का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो यह था बुंदेलखंड से। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बुंदेलखंड केसरी छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी भी कहा जाता है। पन्ना यह उनकी राजधानी और राज्य का केंद्र था। ओरछा यह बुंदेलखंड में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। बुंदेलखंड का नृत्य है राई जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। आला उदल ये बुंदेलखंड के प्रसिद्ध वीर योद्धा थे। अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध अमरकंटक पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है अनूपपुर जिले में। अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। इसके फैक्ट देखते हैं। उद्गम स्थल है अमरकंटक जो है नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है। मैकाल पर्वत श्रृंखला अमरकंटक इसी श्रृंखला का हिस्सा है। नर्मदा नदी का उपनाम इसे रेवा भी कहा जाता है। कपिल धारा यह अमरकंटक के पास नर्मदा नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित होता है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है जबलपुर को। इसके फैक्ट है, संगमरमर नगरी जबलपुर के पास भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के किनारे संगमरमर की चट्टानें हैं। धुआंधार जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट में। संस्कार राजधानी जबलपुर को पंडित रविशंकर शुक्ल ने संस्कार धानी नाम दिया था। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। यह हमारे प्रैक्टिस नंबर 4 के 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें हमने जीके, जीएस, एमपी जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आदि के क्वेश्चन देखे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख ले। जिसने पीवाईक्यू सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी है वो पीवाईक्यू सीरीज़ की वीडियो देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इसीलिए हम आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। अगले प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए ऐसा ही सेट लेकर आएंगे। इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।